स्टूडेंट, तो आज अपन एक 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, जो बच्चे अब तक थोड़ा बैक थे किसी कारणवश, वो आज से कंटिन्यू ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आज से हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या नेम है चैप्टर का? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके बच्चों, इससे पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस किया था, जो मेंडल ने डिस्क्राइब किया। मेंडल की जो जेनेटिक्स है वो है बच्चों प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, एंड बिफोर मेंडल जो था वो था प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। उसमें तो हाइपोथेसिस हुआ करती थी, अपनी अपनी फिलॉसफी टाइप की बातें हुआ करती थी। मेंडल ने फैक्टर रिलेटेड डिस्कशन किया, ट्रेट का इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया, लेकिन ये जो इनहेरिटेंस है इसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है ना, इसका जेनेटिक बेस क्या है, ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स का पार्ट है, यानी ये मेंडल के बाद की जेनेटिक्स है। राइट, और इसी को अपन आज डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट जीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम। राइट, इनके मैकेनिज्म लेवल को अपन डिस्कस करेंगे। करेक्ट बच्चों, आज की क्लास का हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या है हमारा टॉपिक आज का? न्यूक्लिक एसिड। राइट, नाउ व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक माइशर ने। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की क्या की थी? डिस्कवरी। राइट, बट फ्रेडरिक माइशर ने इसे न्यूक्लिक एसिड टर्म नहीं दिया था, इसने इसे न्यूक्लिन वर्ड दिया था। क्या वर्ड दिया था? न्यूक्लिन वर्ड। न्यूक्लिन वर्ड के नाम से इसने इसे जाना। करेक्ट, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट थे आल्टमान, इन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया। न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया। बात क्लियर हो गया आपको? So Frederick Miescher discovered nucleic acid and Altman provided term nucleic acid. Is that clear? Now what is nucleic acid? Nucleic acid क्या है बच्चों? इसके लिए मैं ये बोलूंगा आपको कि this is polymer of nucleotide. ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। करेक्ट, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। Now what is nucleotide? तो न्यूक्लियोटाइड क्लास 11th में भी मैंने आपको बताया था बच्चों, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन की शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इनसे मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज अ यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब समझिएगा बच्चों, एक बात, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पुट अप किया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए? और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन। तो देखिए बच्चों, एक न्यूक्लियोटाइड अगर है तो भी उसे न्यूक्लिक एसिड की ही यूनिट माना जाएगा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए जीन ही माना जाएगा। यानी न्यूक्लियोटाइड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए या जीन। करेक्ट, समझ आ गया बच्चों? वन न्यूक्लियोटाइड, एक को ही हम मान लेंगे। राइट, मैं इसे ये भी कह सकता हूं बच्चों कि न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ CHONP। ये कैसे लिख दिया बच्चों मैंने? देखिए, N मींस नाइट्रोजन बेस, P मींस फॉस्फोरिक एसिड एंड CHO ये शुगर हो गई, है ना। तो बात तो बेटा वही आ गई ना कि न्यूक्लियोटाइड मतलब CHON। राइट, न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। सही बात। करेक्ट। अब बच्चों, जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? मैं आपको डीएनए और आरएनए के अंदर ये पूरा इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझिए जेनेटिक मटेरियल वो होता है
जो अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है बच्चों जो अपनी कॉपी बना सकता है, जो अपना फॉर्मेशन खुद कर सकता है, राइट। सपोज कि ये डीएनए है और ये डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, मतलब नया डीएनए खुद फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, करेक्ट। तो जो मॉलिक्यूल अपना रेप्लिकेशन कर सकता है वो जेनेटिक मटेरियल कंसीडर होगा। नेक्स्ट, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज रखता हो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करता हो, उनका ट्रांसमिशन कर सकता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनका एक्सप्रेशन कर सकता है, करेक्ट है ना, मेंडेलियन ट्रेट का एक्सप्रेशन कर सकता है, करेक्ट, ट्रांसमिशन कर सकता है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कर सकता है, जो स्टेबल हो, जो क्या हो, स्टेबल, और उसमें कुछ चेंजेस का भी स्कोप होना चाहिए, मतलब उसमें स्मॉल चेंजेस का भी स्कोप होना चाहिए, है ना। तो ये स्कोप क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर चेंजेस होगा तो एवोल्यूशन होगा, क्या होगा, एवोल्यूशन, करेक्ट। फिर से बच्चों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो अपनी कॉपी बना सकता है, नंबर 1 क्लियर, ओके। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज रखता हो, उनको ट्रांसमिट कर सकता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और उनका मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करा सकता है ना, करेक्ट, और जो स्टेबल हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि फुली स्टेबल हो, कंप्लीट स्टेबल हो, नहीं, उसमें थोड़े से चीज का भी स्कोप होना चाहिए। थोड़े से चीज का मतलब है कि उसमें कुछ म्यूटेशन भी होना चाहिए ताकि उससे वेरिएशन आए और एवोल्यूशन का स्कोप बने। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अगर बच्चों चेंज ही नहीं हुआ तो फिर एवोल्यूशन कैसे होगा, राइट। तो मैंने कहा क्या कहा बच्चों कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, इट मींस इस न्यूक्लिक एसिड में ये सारी प्रॉपर्टीज है, करेक्ट हुआ एकदम अच्छे से? फिर से रिवाइज कर लीजिए। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइशर and he provide term nucleic acid term given by Altman. What is nucleic acid? This is polymer of nucleotide. And now what is nucleotide? Nitrogen base, sugar and phosphoric acid is a nucleotide. And very important question, one nucleotide is called smallest unit of DNA of Z. Nucleic acid also polymer of CHOMP, right? And जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जो अपना कॉपी बना सकता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, ट्रांसमिशन और एक्सप्रेशन करा सके, जो स्टेबल हो, लेकिन स्टेबल के साथ साथ जिसमें थोड़े से चेंजेस का, स्मॉल चेंजेस का स्कोप भी होना चाहिए, और वो चेंज क्यों जरूरी है, ताकि एवोल्यूशन लीड हो सके। क्लियर, राइट। तो बेसिक सीखे आप लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक बात है। अब देखो बच्चों कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसको मैं आपको और क्लियर करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूक्लिक एसिड भी क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो देखिए बच्चों, न्यूक्लिक एसिड एक फादर है और जिसके 2 बच्चे हैं, एक डीऑक्सीराइबोज सन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और एक राइबोज सन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये एक मजाक है, लेकिन पूरा फॉर्म इस तरह से देखिएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्लियर, एंड दिस इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों डीएनए आरएनए को ही न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ने का मीन्स है बच्चों कि हमें डीएनए स्टडी करना है और हमें आरएनए स्टडी करना है। वैसे खैर मजाक पर अगर अपन वापस आए तो मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लिक एसिड के 2 बच्चे हैं, डीएनए और एक आरएनए, है ना। तो कौन सा बेटा बड़ा है, डीएनए बेटा बड़ा है या आरएनए वाला बड़ा है? तो आरएनए बड़ा है, क्योंकि बड़ा बेटा वो होता है जिसका जन्म पहले होता है, यानी आरएनए का उत्पत्ति या ओरिजिन पहले हुआ था और डीएनए का ओरिजिन बाद में हुआ था, है ना। ये भी हम आरएनए वर्ड के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। फिलहाल आप समझ गए कि न्यूक्लिक एसिड में हम 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट डीएनए। फुल फॉर्म डीएनए की क्या है बेटा, ये छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार सिंपल चीजें भी काम की होती है ना। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
और मजाक को भी सीरियस ले लीजिएगा, पहले ओरिजिन किसका हुआ है, आरएनए का, और बाद में ओरिजिन हुआ है डीएनए का। बात क्लियर? तो बच्चों ये टॉपिक अब हमारा क्लियर हो गया है कि हमें आज डिस्कस करना है किसके बारे में, डीएनए के बारे में, करेक्ट? अब बच्चों डीएनए क्या है, डीएनए क्या है तो उसको समझते हैं हम। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बच्चों आज, और इसको बहुत ही कहते हैं ना, नींव मजबूत है तो ये मकान बड़ा अच्छा मजबूत बनाया जा सकता है ना। तो अगर हमारे चैप्टर का बेस अच्छा है तो हम आगे बेहतर कर पाएंगे इसके अंदर, है ना। इसलिए आज आपको छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको बड़ा गहराई से देखना है। यस, डीएनए क्या है, डीएनए भी क्या है बच्चों, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। बात समझ आई? यानी ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, या आप ये कह सकते हैं कि ये भी पॉलीमर ऑफ CH2N3, करेक्ट? डीएनए क्या है बच्चों, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। अब आप मुझसे बार बार नहीं पूछेंगे, मैंने लिखा है डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो ये बात आपको ऑटोमेटिक समझना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें, अभी मैंने बताया था, सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कर सके, उसको ट्रांसमिट कर सके और उसको एक्सप्रेस कर सके, स्टेबल होना चाहिए और उसमें थोड़े से चेंज का स्कोप भी होना चाहिए। तो वो सारी प्रॉपर्टी डीएनए में है। तो डीएनए क्या माना जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर? समझ आ गया क्या बच्चे से? अब देखो बच्चों, डीएनए जो है इसकी डिस्कवरी का क्रेज किसे जाएगा, डीएनए क्या है मुझे बताइएगा, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक माइस्टर ने। सो डीएनए डिस्कवरी बाय फ्रेडरिक माइस्टर। इज दैट क्लियर? बट डीएनए टर्म जो दी गई थी, अब आप ये कहोगे नहीं सर आल्टमान ने दी थी, अरे आल्टमान ने कौन सी टर्म दी थी, न्यूक्लिक एसिड टर्म दी थी, लेकिन डीएनए टर्म किसकी थी, तो डीएनए टर्म जो थी वो थी जैकारिस की। इज दैट क्लियर? समझ आ गया क्या बच्चों से? तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, याद रहता है तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए? अब अपन बच्चों डीएनए की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए प्रॉपर्टीज का मतलब हम डीएनए का इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं कि डीएनए क्या चीज है, राइट? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं डीएनए का ऑक्यूरेंस, है ना। डीएनए किस में मिलता है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं लेकिन ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। ऑल लिविंग सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा और वो भी एज जीएम, जीएम बोले तो जेनेटिक मटेरियल। अब ध्यान रखना मैं जीएम लिखूंगा इसे, जीएम मतलब जेनेटिक मटेरियल, राइट? मतलब सभी लिविंग सेल में डीएनए होता है और वो भी किस फॉर्म में होता है, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का रोल करता है। क्लियर हो? अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एजुकेशन, करेक्ट? लेकिन कुछ वायरस को अगर हम छोड़ दें तो उनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में नहीं होता। अब वायरस बेटा लिविंग सेल में मैं कंसीडर नहीं करूंगा ना, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सभी लिविंग सेल, राइट? इसके बाद डीएनए सेल में कहां मिलता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इसका जो मोस्ट क्वांटिटी है, इसका ज्यादा पार्ट जो है वो न्यूक्लियस में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया मेनली डीएनए प्रेजेंटिंग, क्वेश्चन क्या था, मेनली डीएनए प्रेजेंटिंग, तो मेनली डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइट? लेकिन लगभग 1 से 5% या लेस अमाउंट इसकी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होती है, जिसे साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो भी डीएनए है उसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहा जाएगा, करेक्ट हो? तो ये था बच्चों किसके बारे में बात, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की। इसके बारे में यूकैरियोटिक सेल, राइट? अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये दो फॉर्म में आपको मिलेगा, एक होगा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, उसका मेन क्रोमोसोम होता है, राइट?
वो उसका एक तरह का न्यूक्लियस डीएनए होता है। हालांकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, सूडो न्यूक्लियस होता है, लेकिन इस न्यूक्लियोइड वाले डीएनए को उसका मेन डीएनए या न्यूक्लियस डीएनए कहा जाता है। और एक होता है उसमें प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए और इसको कहा जाता है न्यूक्लियस डीएनए। हालांकि न्यूक्लियस उसमें डेवलप नहीं, करेक्ट? समझ आया बच्चों एकदम अच्छे से, है ना? प्रोकैरियोट में क्या होता है बेटा, ये डीएस सर्कुलर डीएनए है, यानी ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। डीएस बोले तो डबल स्ट्रैंडेड, यानी इस तरह से, और ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हो गया, करेक्ट? ये प्रोकैरियोटिक सेल का ये डीएनए। बात समझ आ गई? कोई डाउट बेटा? अब इधर आते हैं। प्रोकैरियोट का ये जो न्यूक्लियोइड है इसे जीनोफोर भी कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। इसे प्रोक्रोमोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोक्रोमोसोम। जीनोफोर भी और प्रोक्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल डीएनए होता है बेटा। केवल क्या है? डीएनए। स्टोन प्रोटीन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्टोन प्रोटीन नहीं होती है ना? तो अब बताइए बच्चों, आपको मैंने 11th में पढ़ाया था, तो थोड़ा थोड़ा आपको पीछे वाला भी आना चाहिए, है ना? वो आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो आपने ये पढ़ा था ना कि डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। याद है ये बात? क्रोमोसोम कब बनता है? जब डीएनए के साथ कौन जुड़ता है? स्टोन प्रोटीन। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, तो क्या ये क्रोमोसोम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये केवल क्या है? डीएनए है, तो इसे जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। जबकि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोट में जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो स्टोन प्रोटीन के साथ है, यानी क्रोमोसोम फॉर्म में है। अब ये जो डीएनए है वो डीएस लीनियर डीएनए है, लीनियर डीएनए, यानी ये इस तरह का है, इस तरह से, सर्कुलर नहीं है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए है। क्या है? सर्कुलर डीएनए। इज दैट क्लियर? तो ये इसका ओकरेंस समझ आया आप सभी को अच्छे से, एकदम अच्छे से? ओके। तो डीएनए किसमें मिलता है? ऑल लिविंग सेल्स में मिलता है, और वो भी एज ए जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट? यूकैरियोटिक सेल में इसका मेनली प्रेजेंस कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है, और वो डीएस लीनियर होता है, करेक्ट? थोड़ा अमाउंट में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होता है, इसे साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहा जाता है। आपने ये पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डीएनए की प्रेजेंस होती है, करेक्ट? अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये साइटोप्लाज्म में है प्लाज्मिड, और न्यूक्लियस डीएनए की फॉर्म में है न्यूक्लियोइड। लेकिन इसे जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होती है। बात समझ आ गई? और प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, इस तरह से जो मैंने आपको बताया, करेक्ट? इसके बाद बच्चों पहला हमने ऑकरेंस देख लिया ना डीएनए का, तो देखो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड नंबर, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड नंबर, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? देखो बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए है उसका साइज अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबका साइज एक जैसा होगा, करेक्ट? तो कुछ एक डाटा लेते हैं, हम सबका तो बता नहीं सकते हैं। तो बात करते हैं हम ह्यूमन की, है ना? ह्यूमन के बाद हम बात कर लेते हैं इकोलाई, इसिलिया कोलाई बैक्टीरिया है ना? इसके बाद अपन बात कर लेते हैं बच्चों फाज 174, ये बैक्टीरियोफेज है, और एक लैम्डा फेज, करेक्ट? तो ये डाटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और इन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। ह्यूमन का जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड है बच्चों 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पे। इज दैट क्लियर? इकोलाई में है बच्चों 4.6 into 10 की पावर 9 बेस पे। ये बैक्टीरियोफाज है बेटा, जिसका सिंबल है फाज 174। इसमें लगभग 5386 न्यूक्लियोटाइड है अप्रोक्सीमेट,
और लैम्डा फेज में 48,502 48502 बेस पेयर। राइट। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस डाटा को ये लिखा गया है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारे अंदर जो पेयर्ड क्रोमोसोम है वो उसका डीएनए अमाउंट तो ये है, लेकिन अगर हम जीनोमिक नंबर की बात करें, जीनोमिक नंबर या इसे सी वैल्यू बोलते हैं, या एन क्रोमोसोम की बात करें, है ना, एन क्रोमोसोमल डीएनए, एन समझ गए ना, हाफ का डाटा ये है तो 2n का डाटा ये हो जाएगा। बात क्लियर हुई एकदम अच्छे से? ठीक है, तो ये डाटा बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दिस इज इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खैर, इन सभी डाटा से आपको एक बात तो समझ आई होगी कि न्यूक्लियोटाइड के नंबर अलग-अलग सेल्स में, अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप कह रहे हैं सर कि इनके साथ तो आपने बेस पेयर लिखा है और इसके साथ सीधा न्यूक्लियोटाइड लिखा है, सर ये क्या बात है? तो सिखाते हैं आपको ये चीज। हालांकि एकदम माइन्यूट बात है, जिन बच्चों को पहले से ज्ञान है वो सोचेंगे ये तो बड़ी बेसिक चीज है, लेकिन हमको सबको ध्यान में रखते पढ़ाने का। डीएनए जो होता है बच्चे, वो दो फॉर्म में होता है, एसएस और डीएस। एसएस बोले तो सिंगल स्ट्रैंड, एसएस बोले तो सिंगल स्ट्रैंड, यानी एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड, यानी डीएनए केवल इस तरह से होगा। करेक्ट। डीएस का मतलब है बच्चों डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, यानी डीएनए बेटा इस तरीके से होगा। करेक्ट। तो बच्चों जो सिंगल स्ट्रैंड है उसमें अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो वो तो सिंगल ही होंगे ना, इस तरह से, पेयर में तो नहीं होंगे ना। इसलिए जो जिनमें सिंगल स्ट्रैंड है उसमें सीधा न्यूक्लियोटाइड लिखा है, लेकिन जिनमें डबल स्ट्रैंड है उसमें देखो न्यूक्लियोटाइड ऐसे पेयर में हो गए, किन लोगों देखो ये पेयर हो गए। तो इसके लिए हम लगाते हैं बेस पेयर। क्या लगाते हैं? बेस पेयर। करेक्ट हुआ एकदम अच्छे से। और अब मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन बता देता हूं यहां पर कि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया भी गया है। फाज 174, दिस इज बैक्टीरियोफेज। S13, करेक्ट, दिस इज आल्सो बैक्टीरियोफेज। इनके अंदर SS डीएनए मिलता है। SS बोले तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा। करेक्ट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस भी हो चुका है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूक्लियोटाइड नंबर वाला टॉपिक क्लियर हुआ आपको? तो हमने दो टॉपिक प्रॉपर्टी में पढ़ लिया, एक तो ऑक्यूरेंस और एक हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और वो है डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों पहले एक साइंटिस्ट ने, कुहने नाम था उनका, उन्होंने बोला कि डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट 10 की पावर 6 से 10 की पावर 9 डाल्टन तक हो सकता है। बात ठीक है, डाल्टन यूनिट है। लेकिन अभी आपको मैंने न्यूक्लियोटाइड नंबर बताया था, तो क्या सबका मॉलिक्यूलर वेट इतना हो ये जरूरी है क्या? बताइए ना। नहीं ना, क्योंकि सबका डीएनए साइज तो अलग अलग है ना। अभी डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड किस पर करेगा? न्यूक्लियोटाइड पर। आज मेरी बॉडी का वेट किस पर डिपेंड करेगा? जिससे मेरी बॉडी ऑर्गेनाइज हुई है, उसी पर तो डिपेंड करेगा ना। वो जितनी अमाउंट में है, जितनी क्वांटिटी में है, उसी क्वांटिटी पर मेरा वेट होगा। सिमिलरली डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है, डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा? न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। बात समझ आई कि नहीं है? तो इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमें एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 330 डाल्टन होता है। करेक्ट। और अगर हम बेस पेयर की बात करें, बेस पेयर की बात करें हम, जिसको हम सिंबल दे रहे हैं बी पे, तो बेस पेयर का कितना हो जाएगा? 60 डाल्टन।
बात समझ आया? तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो 330 से, और बेस पेयर है तो मल्टीप्लाई कर दो 660 से, और ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। बात क्लियर हो गई? तो ये डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट आपको समझ आना चाहिए। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? तो डीएनए मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोटाइड नंबर, और एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए। कितना है? 330 डाल्टन। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के बाद डीएनए की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, डीएनए की इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। बच्चों, डीएनए जो है उसका चार्ज आपसे पूछा जाए तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। क्यों बेटा? क्योंकि फास्फोरिक एसिड है और शुगर का OH ग्रुप अगर फ्री है तो भी डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फास्फोरिक एसिड का PO4 OH- ये डीएनए के कंटेंट है, तो डीएनए पे अल्टीमेट चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। और डीएनए एल्केलाइन प्रॉपर्टी का है, ये भी ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज है, एल्केलाइन है, ये बातें आपको ध्यान रखना। सॉरी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, एल्केलाइन प्रॉपर्टी नहीं लिखी। डीएनए क्या है? नेगेटिव चार्ज वाला है। अब ये कैसे प्रूव होगा, इस बात को देखिएगा कि डीएनए बाइंड विद स्टोन प्रोटीन। अब स्टोन प्रोटीन, ये बात नहीं मैं यहां पर आप बताना चाह रहा था, स्टोन प्रोटीन एल्केलाइन होती है। क्या होती है? एल्केलाइन प्रोटीन होती है, और इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और डीएनए का चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसलिए स्टोन प्रोटीन बाइंड हो सकती है किसके साथ? डीएनए के साथ। अगर डीएनए का चार्ज नेगेटिव नहीं होता तो स्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं हो पाता, और ये बाइंड हो रहा है, और रिजल्ट क्या हो रहा है बच्चे बताएं ना प्लीज, क्या बन रहा है? क्रोमोसोम। तो हमारी सेल में क्रोमोसोम का होना भी इस बात का एविडेंस है कि डीएनए हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तभी तो वो स्टोन से बाइंड हो पाया है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? चलिए एक बात। दूसरी चीज कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है क्या, इसका एविडेंस और क्या हो सकता है, और इसका हम यूज कहां कर सकते हैं? देखिए, एक टेक्निक है बच्चों जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, देखो, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये ऐसी टेक्निक है, मॉलिक्यूलर टेक्निक है, जिससे अपन डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, यानी डीएनए का सेपरेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ओके, क्या कर सकते हैं अपन? डीएनए का सेपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल बता रहा हूं बच्चों, इस टेक्निक में क्या होता है। इस टेक्निक में क्या होता है बच्चों, एक जेल प्लेट बनाते हैं, ये जेल प्लेट है, राइट, और ये एगारोज एक पॉलीसेकेराइड है ना, उसका हमने जेल प्लेट बनाया। व्हाट इज एगारोज? जेल, एंड ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी, है ना, ब्राउन एल्गी। ओके, तो वन सेकेंड, तो एगारोज की हमने जेल प्लेट बनाई है, और अब हमने क्या किया, इस जेल प्लेट को बफर सॉल्यूशन में ऐड रख दिया है। ये हमारे पास है बफर सॉल्यूशन। बफर एक सॉल्यूशन इसलिए रखते हैं कि ताकि पीएच चेंज ना हो। दिस इज बफर सॉल्यूशन, राइट। अब क्या है बच्चों कि यहां पर हमने ये इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये नेगेटिव चार्ज का है और ये पॉजिटिव चार्ज का है, इनको अपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, करेक्ट। ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास। ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन है, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डीएनए का सैंपल है, क्या है? डीएनए का सैंपल है, उसको हम नेगेटिव चार्ज की साइड पर लोड करें या पॉजिटिव साइड पर लोड करें, बताइए जरा। ये भी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। सपोज अगर आपने डीएनए पॉजिटिव की तरफ लोड कर दिया तो वो तो मूव ही नहीं करेगा ना, क्योंकि डीएनए पे चार्ज क्या है? नेगेटिव, और आपने लोड किसके पास कर दिया? पॉजिटिव के पास, तो वो तो तुरंत बाइंड हो जाएगा इससे। तो क्या आप डीएनए सेपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपको डीएनए कभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ लोड नहीं करना है। हम डीएनए सैंपल को यहां पे लोड करेंगे इस तरह से, ये कॉम बनाए जाते हैं तो यहां पे लोड करेंगे, एंड दिस इज डीएनए सैंपल। ये डीएनए सैंपल है। अब डीएनए सैंपल को किस तरफ लोड किया आपने? नेगेटिव चार्ज की तरफ लोड किया, यहां पर, राइट।
और आप देखो बेटा कि जब डीएनए मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जब वो क्या करेगा, मूव करेगा, तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। और जब वो मूव करेगा तो एगर और जेल की जो प्लेट है यहां पर वो सीव का फंक्शन करेगी, लाइक सीव फंक्शन, छलनी होती है ना हमारी वैसे। तो जो एगर और जेल के पार्टिकल है उनके बीच में से डीएनए मूव करेगा ऐसे, राइट। तो जो छोटा होगा वो आगे चला जाएगा, जो बड़ा है वो पीछे, और सेम साइज वाले एक जगह जाएंगे, करेक्ट। और जो मेरी तरह मोटा ताजा है वो पीछे रह जाएगा, बात समझ आई। तो बेटा क्या होगा अल्टीमेट कि डीएनए का इस तरह से बैंड की फॉर्म में सेपरेशन हो जाएगा, जो छोटे हैं वो आगे जाएंगे, जो मीडियम है वो इस तरह से, करेक्ट हो। तो ये एगर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसके थ्रू डीएनए सेपरेशन किया जा सकता है, और इस टेक्निक का बहुत यूज है बेटा सॉर्डन प्लॉटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जीनोम सीक्वेंसिंग में, बहुत जगह यूज है किसका बताइए, एगर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, राइट, करेक्ट। तो ये डीएनए की इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी हो गई, समझ आ गई एकदम अच्छे से। तो इसमें आपको अल्टीमेट ये बताना है कि डीएनए का चार्ज बताना है, और इस प्रॉपर्टी से क्रोमोसोम बनता है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होती है, और एगर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला सेपरेशन आपको बताना है, बात समझ आई। इसके बाद बच्चों हम लोग डीएनए की अगली प्रॉपर्टी जो कंसीडर करते हैं वो लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लेते हैं क्या क्या हो गया अब तक, ऑक्यूरेंस हो गया, न्यूक्लियोटाइड नंबर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट हो गए इसके, राइट। इसके बाद डीएनए जो है उसकी विस्कोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, और एक उसका क्रोमिक इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। तो ये दो छोटी छोटी बातें और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पर मूव करेंगे, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं बच्चों। विस्कोसिटी में आपको ये इसलिए टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाए कोई एम्स लेवल का, या अच्छा कोई आ जाए तो आपको आना चाहिए ना। तो देखिए बच्चों, इसमें आप इतना ध्यान रखो कि विस्कोसिटी ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अच्छा ये बात तो कुछ बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि एच बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। इधर देखिए, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, और डीएनए में क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ओके। एडेनिन बाइंड विद थाइमिन by the help of double bond, guanine bind with cytosine by the help of triple bond। तो बच्चों जो एडेनिन है वो थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन एडेनिन से, गुआनिन साइटोसिन से, और साइटोसिन गुआनिन से। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, ओके। अब इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, करेक्ट। ये बॉन्ड कौन से है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये तो है डबल डीएस डीएनए, डीएस बोले तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा तो उसमें तो यूं होंगे एटीजी, क्या इसमें एच बॉन्ड होंगे, इसमें एच बॉन्ड होंगे क्या, बताइए ना। इसमें एच बॉन्ड आपको नहीं दिखाई देंगे, करेक्ट। मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अगर कोई लूप वगैरह वगैरह हो तो एच बॉन्ड थोड़े बहुत हो सकते हैं। अब ये बात देखिए कि विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड, तो डीएस डीएनए के अंदर एच बॉन्ड ज्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ऊपर एरो का मतलब ज्यादा। एसएस डीएनए में एच बॉन्ड क्या है, कम है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, बात समझ आ रही है। तो ये वाला प्रिंसिपल आप लगा सकते हो। अब मैं एक आपको ऐसे बोलूं कि एक नॉर्मल डीएनए था, क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक नॉर्मल डीएनए था, डीएनए क्या था, नॉर्मल, कौन सा, डीएस, एक नॉर्मल डीएस डीएनए था, ठीक है। उसको किसी केमिकल से ट्रीट किया गया और वो डीनेचर्ड हो गया, क्या हो गया, डीनेचर, डीनेचर मतलब मेल्ट हो गया, ब्रेक हो गया, कुछ भी बोलो, है ना। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो नॉर्मल डीएस डीएनए की विस्कोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, डीनेचर की क्या होगी, कम होगी। तो विस्कोसिटी के बिहाफ पर आप ये बता सकते हैं कि वो नॉर्मल है या डीनेचर्ड है, वो डीएस है या वो एसएस है, करेक्ट हुआ। इसी तरह क्रोमिक इफेक्ट पर आ जाए बच्चों, देखो डीएनए क्या करता है, यूवी एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है ना। तो जब ये यूवी एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करता है, इससे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है,
चमक प्रोड्यूस होती है। इसी को अपन क्रॉमिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो डीएनए क्या करता है, यूवी को एब्जॉर्ब करता है और एक जो ब्राइटनेस, एक फ्लोरोसेंस जो प्रोड्यूस होती है, इसी चीज को अपन क्रॉमिक इफेक्ट कहते हैं। और डीएनए जो होता है बेटा वो 2600 आर्मस्ट्रॉन्ग की यूवी को एब्जॉर्ब करता है, एक नॉर्मल डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब देखो इसमें डीएनए का ऑब्जर्वेशन कभी करना होता है ना, डीएनए को जब भी देखना होता है तो वो यूवी लैंप से ही देखते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डीएनए का ऑब्जर्वेशन कभी करना है तो वो अपन यूवी से ही करेंगे। किससे करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से करेंगे, करेक्ट। अब देखिए बच्चों इसमें भी आप एक प्रिंसिपल लिखो, क्रॉमिक इफेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड। अब देखो जिसका एच बॉन्ड ज्यादा होगा वो क्रॉमिक इफेक्ट कम देगा, जिसका एच बॉन्ड कम होगा वो क्रॉमिक इफेक्ट ज्यादा देगा। यानी अगर मैं डीएसडीएन की बात करूं तो इसका क्रॉमिक इफेक्ट क्या आएगा, कम आएगा क्योंकि एच बॉन्ड ज्यादा है। और एसएसडीएनए की अगर हम बात करूं तो इसका क्रॉमिक इफेक्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एच बॉन्ड इसमें कम है। बात समझ आ गई। तो ये डीएनए की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट आएगा वो है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो है डीएनए वर्सेस आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और डीएनए वर्सेस क्रोमोसोम भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में मैंने बेसिक डीएनए के बारे में आपको बताया, आपको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। सो होपफुली आप इससे अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आपको अगले लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी डाउट है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।